चलिए जो है भारतीय संविधान का जो है मॉक टेस्ट सीरीज 8 जो है शुरुआत करते हैं, जिसमें 2009 से 2020 तक के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। सभी आयोगों से संबंधित प्रश्न हैं, चाहे नीति आयोग है, मानवाधिकार आयोग है, राष्ट्रीय जो है महिला आयोग है, केंद्रीय सूचना आयोग, बहुत जो है आयोगों के बारे में आपने अच्छे प्रश्न समझने के लिए मिलेंगे। और भारतीय संविधान का जो है सबसे पहला प्रश्न नीति आयोग से संबंधित है। नीति आयोग को जो है, चलिए आप कितने अच्छी तरीके से जानते हैं, इस प्रश्न को जो है सोल्व करिएगा कि नीति आयोग से संबंधित असत्य कथन हैं। ए, यह एक गैर संवैधानिक, संविधानेतर और गैर सांविधिक निकाय है। ऑप्शन बी, सहकारी संघवाद के उद्देश्य को उजागर करता है। ऑप्शन सी, पूर्णकालिक सदस्यों को, जी हाँ, पूर्णकालिक सदस्यों को कैबिनेट मंत्री के समकक्ष दर्जा है। और उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा होती है। जल्दी से जो है असत्य कथन छांटिए कि इसमें असत्य कथन क्या है। तो देखिए, नीति आयोग जो है योजना आयोग के बाद में नीति आयोग का गठन हुआ था। यह एक गैर संवैधानिक भी है, संविधानेतर भी है और गैर सांविधिक निकाय भी है। सांविधिक मतलब ना ही तो इसके पास कोई कानून है, ना ही संविधान में इसका कोई लिखित विवरण है। और यह संविधान के जो है निर्माण के बाद इसका निर्माण हुआ, तो संविधानेतर जो है एक निकाय है। तो पहला कथन बिल्कुल सत्य है। बी कथन है कि यह सहकारी संघवाद के उद्देश्य को उजागर करता है। जी हाँ, यह सहकारी संघवाद के उद्देश्य को उजागर करता है। और पूर्णकालिक सदस्य को कैबिनेट जो है मंत्री के समकक्ष दर्जा है। और उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा होती है। देखिए, उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा होती है, बिल्कुल सत्य है। मगर जो सी पॉइंट है वो असत्य है। पूर्णकालिक सदस्य, जी हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है कि पूर्णकालिक सदस्य को जो है राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, ना कि कैबिनेट मंत्री का। जो नीति आयोग को उपाध्यक्ष होते हैं उनको कैबिनेट मंत्री के समकक्ष दर्जा है, मगर पूर्णकालिक सदस्य जो होते हैं नीति आयोग में, बड़ा अच्छा प्रश्न है, उनको जो है राज्य मंत्री, जी हाँ, राज्य मंत्री के स्तर का दर्जा प्राप्त है। सारे पॉइंट जो है बहुत अच्छे हैं, एक एक पॉइंट को आप समझ लीजिएगा। चलिए जो है अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और चलिए अपना जो है दूसरा प्रश्न देखते हैं कि नीति आयोग, जी हाँ, नीति आयोग का अधीनस्थ कार्यालय है। नीति आयोग का अधीनस्थ कार्यालय, सभी प्रश्न एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। तो बताइए नीति आयोग का अधीनस्थ कार्यालय कौन सा है? NILERD, IAMR, UIDAI या NDC? बहुत अच्छा प्रश्न है कि नीति आयोग का अधीनस्थ कार्यालय कौन सा है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, NILERD। ये अधीनस्थ कार्यालय क्या होता है, थोड़ा सा बारीकी से इसको भी समझते हैं। देखिए, जब पहले योजना आयोग था नीति आयोग की जगह, तब शोध शिक्षा व प्रशिक्षण हेतु, जी हाँ, शोध शिक्षा व प्रशिक्षण हेतु योजना आयोग के पास होता था IAMR डिपार्टमेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड मैन पावर रिसर्च, जी हाँ, जिसका निर्माण 1962 में हुआ था। और बाद में जो है 2014 में इसी का मतलब IAMR का स्थान लिया है NILERD, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट, या आप कह सकते हो कि इसे हिंदी में राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र शोध एवं विकास संस्थान के नाम से जाना जाता है। नीति आयोग के द्वारा ही योजनाओं का निर्माण होता है, यही भारत का थिंक टैंक है। मगर इसका अधीनस्थ कार्यालय आपने ध्यान रखना होगा, राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र शोध एवं विकास संस्थान इसका अधीनस्थ कार्यालय है। ये सबसे अच्छा पॉइंट है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्न जो है परीक्षा में आने की बहुत संभावनाएं होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है कि असत्य कथन छांटे। जी हाँ, योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष मोन्टेग सिंह अहलूवालिया थे। नीति आयोग में 4 पदेन सदस्य केंद्र व राज्य मंत्री परिषद के होते हैं। और शासी परिषद में राज्यों के CM, संघ शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल व दिल्ली व पांडुचेरी के CM होते हैं। तो जी हाँ, असत्य कथन आपने छांटना है। योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष, जी हाँ, गुलजारी लाल नंदा जी थे, बिल्कुल सत्य कथन है। और हमने केवल असत्य छांटना है। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष, जी हाँ, मोन्टेग सिंह अहलूवालिया थे। नीति आयोग में 4 पदेन सदस्य, जी हाँ, देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। नीति आयोग में 4 जो पदेन सदस्य होते हैं वे केवल केंद्रीय मंत्री परिषद के होते हैं, वे केवल केंद्रीय मंत्री परिषद के होते हैं, ना कि राज्य मंत्री परिषद के।
तो ये पॉइंट आपका गलत है। शासी परिषद जो होती है, जी हाँ, शासी परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, संघ शासित के जो है प्रदेशों के उपराज्यपाल व दिल्ली व पांडुचेरी के जो है सीएम होते हैं। तो बड़ा अच्छा प्रश्न था। इस प्रकार के प्रश्न जो है आपसे पूछे जा सकते हैं कि नीति आयोग में 4 पदेन सदस्य जो है वे केंद्र के मंत्रिपरिषद के होते हैं। बड़ा अच्छा प्रश्न है और अलग से भी इस प्रकार के प्रश्न को पूछ लेगा। चलिए जो है अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए जितने भी सीरीज अब तक आई हैं भारतीय संविधान के मॉक टेस्ट आए हैं, यदि आप उनको आसानी तरीके से निकाल रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपका एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, एसआई लेवल का है, पीसीएस लेवल का है, एसएससी का कोई भी एग्जाम है, सारे आपके एग्जाम अच्छे जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय जो है, किसने राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी? बड़ा अच्छा प्रश्न है कि किसने राष्ट्रीय विकास परिषद, जी हाँ, जिसका निर्माण हुआ था 1952 में, सुपर कैबिनेट की संज्ञा किसके द्वारा दी गई थी? तो ध्यान रखिए, के संथानम के द्वारा। जी हाँ, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि सुपर कैबिनेट क्या है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद को ही सुपर कैबिनेट कहा जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद जो योजनाओं को अंतिम रूप देता है, योजनाओं का अंतिम रूप देता है, और के संथानम के द्वारा उसे ही सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी गई थी। आइए जो है अगला प्रश्न पढ़ते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जी हाँ, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से बहुत प्रश्न आते परीक्षा में, के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल नहीं होता है? जी हाँ, देखिए चयन समिति जो है सभी आयोगों की एक समिति होती है, ठीक है, और नियुक्ति फिर जो है राष्ट्रपति करते हैं। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल नहीं होता है? लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा सभापति, राज्यसभा उपसभापति, केंद्रीय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री, दोनों सदनों के विपक्ष के नेता, बताइए। ध्यान रखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार की जो चयन समिति होती है उसमें प्रधानमंत्री होते हैं, बिल्कुल सत्य है। दोनों सदनों के विपक्ष के नेता होते हैं, ये भी कथन आपका बिल्कुल सत्य है, ये भी पॉइंट आपका सत्य है। लोकसभा के अध्यक्ष भी होते हैं, जी हाँ, लोकसभा के अध्यक्ष भी होते हैं। राज्यसभा उपसभापति तथा केंद्रीय गृह मंत्री भी होते हैं, मगर उस चयन समिति में राज्यसभा के सभापति नहीं होते हैं। और ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की समिति के सारे सदस्य, आप ध्यान रखिए, मतलब एक तो प्रधानमंत्री, दोनों सदनों के विपक्ष के नेता 3 हो गए आपके, केंद्रीय गृह मंत्री 4, राज्यसभा उपसभापति 5 और लोकसभा अध्यक्ष 6। तो इस चयन समिति में केवल कितने सदस्य होते हैं, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो इस चयन समिति में 6 सदस्य होते हैं और बाद में जो है आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति द्वारा ही होती है, मगर सिफारिश होती है चयन समिति की, जिसमें जो है सदस्य होते हैं कितने? 6। चलिए जो है अगला प्रश्न देखते हैं। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जी हाँ, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से संबंधित असत्य कथन है। आयोग में एक अध्यक्ष व 4 सदस्य होते हैं। यह एक सांविधिक निकाय है जिसकी स्थापना, जी हाँ, 1993 में हुई थी। अध्यक्ष व सदस्य कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु निर्धारित है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार 7 पदेन सदस्य होते हैं। तो बड़ा अच्छा प्रश्न है कि इसमें से क्या सत्य है। देखिए, जब हाल ही में जो है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम जो है 2019 जो है, जब इसमें थोड़ा संशोधन हुआ, तब एक बात कही गई थी कि इसमें एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होंगे। जी हाँ, बड़ा अच्छा पॉइंट है, एक अध्यक्ष। राष्ट्रीय मानवाधिकार का जो है वर्तमान का ढांचा आप समझ लीजिएगा, क्योंकि वर्तमान का ही समझने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। एक अध्यक्ष 5 सदस्य होते हैं, बिल्कुल जो है ये बात आपने ध्यान रखनी है। यह एक सांविधिक निकाय है जिसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। अध्यक्ष व सदस्य कार्यकाल, जी हाँ, कार्यकाल भी बदला गया है। पहले 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु निर्धारित था, मगर अब जो है 3 वर्ष और 70 वर्ष की आयु निर्धारित है। और पदेन सदस्य, यदि पूछ लिया जाएगा आपसे कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में पदेन सदस्यों की संख्या बताइएगा, तो उनकी सदस्य संख्या होती है 7। तो पहला पॉइंट आपका गलत था। एक अध्यक्ष व 4 सदस्य पहले होते थे, मगर अब सदस्य होते हैं कितने? 5 सदस्य होते हैं। आइए जो है एक पॉइंट और समझते हैं कि 7 पदेन सदस्य, जी हाँ, मानवाधिकार आयोग के 7 पदेन सदस्य कहाँ कहाँ से लिए जाते हैं, उसको भी आप स्क्रीनशॉट पर लेकर इनको याद कर सकते हैं। जी हाँ, पिछड़ा वर्ग आयोग से,
अल्पसंख्यक आयोग से, बाल अधिकार संरक्षण आयोग से, अनुसूचित जाति आयोग से, जनजाति आयोग से, महिला आयोग से, दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त भी जो है इन पदेन सदस्यों में होता है। और ये भी जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, इस प्रकार के प्रश्न ज़्यादा पूछे जा रहे हैं मानवाधिकार को लेकर। और आइए जो है, क्योंकि एक पर्सन ही परीक्षा के लिए बहुत अहम हो जाता है, मानवाधिकार आयोग से आपने क्या क्या पढ़ा है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग संबंधित असत्य कथन हैं। आयोग के पास दीवानी व फौजदारी न्यायालय की सभी शक्तियां हैं। आयोग गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। कोड ऑफ सिविल प्रक्रिया, जी हाँ, 1908 के अंतर्गत सिविल न्यायालय की शक्तियां हैं। आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश हो सकते हैं। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से संबंधित जो असत्य कथन है वो पहला ही पॉइंट असत्य है, क्योंकि आयोग के पास दीवानी न्यायालयों की, जी हाँ, दीवानी न्यायालयों की सभी शक्तियाँ होती हैं। देखिए कितना अच्छा पॉइंट है कि सजा का प्रावधान, जी हाँ, सजा का प्रावधान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास में नहीं होता है, केवल दीवानी अधिकार होते हैं। और मानवाधिकार आयोग गृह मंत्रालय का अधीन होता है। और ये अच्छा पॉइंट है सी पॉइंट की, कोड ऑफ सिविल प्रक्रिया 1908 के अंतर्गत सिविल न्यायालय की शक्तियाँ जो है इनको मिली है। और आयोग के अध्यक्ष, जी हाँ, आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश हो सकते हैं आपके सर्वोच्च न्यायालय के। और आइए जो है अगला प्रश्न देखते हैं। आयोग के सदस्य सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के कार्यरत न्यायाधीश भी हो सकते हैं। देखिए इस प्रकार के कथन कारण में प्रश्न पूछा जा सकता है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से संबंधित क्या कथन सत्य है और कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से संबंधित बताइएगा। आयोग के जो सदस्य होते हैं उनके बारे में पूछा है कि सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के कार्यरत न्यायाधीश भी हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, आयोग में 3 सदस्य मानवाधिकार मामलों के ज्ञाता होते हैं। तो बड़ा ही अच्छा पॉइंट है। देखिए वर्तमान में जो प्रक्रिया है 1 अध्यक्ष और 5 सदस्यों की, जी हाँ, 1 अध्यक्ष और 5 सदस्यों की। 2 सदस्य तो सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के जो है सेवानिवृत्त या कार्यरत न्यायाधीश भी हो सकते हैं। ध्यान रखना, बड़ा अच्छा पॉइंट है, पहला बिल्कुल सत्य है, सेवानिवृत्त भी और जो है आपका कार्यरत न्यायाधीश भी हो सकते हैं मानवाधिकार आयोग के सदस्य, ठीक है। और 3 सदस्य मानवाधिकार मामलों से संबंधित ज्ञाता हो सकते हैं। तो दोनों ही कथन आपके सत्य हैं, बिल्कुल सही, दोनों ही कथन आपके सत्य हैं। चलिए जो है अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय संविदा कब लागू की गई थी। ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जामों में ये प्रश्न पूछा गया है। इस पॉइंट को आपने ध्यान रखना है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय संविदा कब लागू की गई थी। राइट आंसर है 1976 में, 1976 में। ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाई गई थी 1966 में, मगर इसे लागू किया गया था 1976 में। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं आपने जो है डायरेक्ट ध्यान रखना होता है, तो ये प्रश्न भी उनमें में से एक है। अगला प्रश्न है कि न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र के बाद जो है मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, जी हाँ, जस्टिस रंगनाथ मिश्र जो है भारत के पहले मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बने थे। और प्रश्न ये है कि उनके बाद, जी हाँ, उनके बाद कौन अध्यक्ष बने, क्योंकि हाल ही में परीक्षा में हाल ही में पूछा गया प्रश्न है। तो आप बताइएगा उनके बाद जो है रंगनाथ मिश्र जी के बाद जो है मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बने थे M.N. वेंकटचलैया, M.N. वेंकटचलैया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग घटना के कितने दिन के भीतर जांच कर सकता है। जी हाँ, घटना के कितने दिन के भीतर जांच कर सकता है। तो ध्यान रखिए वह घटना घटी हुई हो, मतलब कि 1 वर्ष के अंदर ही जांच करने का अधिकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास होता है। देखिए कितने अच्छे अच्छे प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे गए हैं कि 1 वर्ष के भीतर ही जो है उसे जांच करने का अधिकार होता है। अगला प्रश्न है कि 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा का दस्तावेज कहाँ अपनाया गया। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि मानवाधिकार दिवस जो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा का दस्तावेज कहाँ अपनाया गया था। लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क या बर्लिन। तो राइट आंसर है पेरिस। जी हाँ,
यदि मानवाधिकार आयोग से प्रश्न आता है तो पेरिस सिद्धांत, जी हाँ, पेरिस सिद्धांत परीक्षा में पूछा ही जाता है, क्योंकि वहीं पर मानवाधिकार आयोग की सार्वभौमिक घोषणा का निर्माण हुआ था। तो पेरिस सिद्धांत के नाम से भी इसे जाना जाता है, पेरिस सिद्धांत के नाम से इसे जाना जाता है। अगला पॉइंट है कि कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, एक दो प्रश्न और हैं मानवाधिकार को लेकर, जहां से परीक्षा में ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं 2-3 वर्षों से, तो वहां से सारे प्रश्न आपने नोट कर लेने हैं। ठीक है, क्योंकि इस पीडीएफ को बनाने में कई दिन लगे हैं और मानवाधिकार आयोग के सभी प्रश्नों का संग्रह आपको एक ही जगह मिलेगा। बस अपना जो है ध्यान जो है लगाए रखिएगा। कौन सा कथन सत्य है। जी हाँ, मानवाधिकार परिषद का गठन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात चल रही है कि मानवाधिकार परिषद का गठन मार्च 2006 में हुआ था। इसका गठन 47 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों से मिलकर हुआ है। मुख्यालय जेनेवा में है। या ये सारे कथन आपके सत्य हैं। देखिए, मैं कहता हूँ इससे इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको शायद ही कोई मिलेगा। ठीक है, क्योंकि एक प्रश्न की वैल्यू परीक्षा में बहुत होती है। मानवाधिकार आयोग के बाद में जो है एक मानवाधिकार परिषद का गठन किया गया था मार्च 2016 में, बिल्कुल सत्य है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात चल रही है। इसका गठन 47, जी हाँ, 47 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों से मिलकर हुआ है। ये भी अच्छा प्रश्न है, पूछा जा सकता है। वर्तमान में मानवाधिकार परिषद में कुल कितने देश हैं, तो 47 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देश हैं। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ये भी आपका कथन सत्य है। तो ये सारे ही कथन सत्य हैं मानवाधिकार परिषद से संबंधित। आइए जो है अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि राज्य मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित सूची के विषय में जांच कर सकता है। जी हाँ, राज्य मानवाधिकार आयोग से क्या प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो राज्य मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित सूची के विषय में जांच कर सकता है। यहाँ पर बात हो रही है राज्य मानवाधिकार आयोग की। तो ध्यान रखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग केवल, जी हाँ, केवल राज्य सूची और समवर्ती सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषय में जांच कर सकता है। बड़ा अच्छा प्रश्न है। राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषय में राज्य मानवाधिकार आयोग जांच कर सकता है। आइए जो है अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और सही सम्मिलित जो है, देखिए इनके जो है मंत्रालय हैं, इनके विभाग है, इनसे संबंधित आपने छांटना है। अंतर्राज्य परिषद और क्षेत्रीय परिषद क्या गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं। सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, क्या आपके गृह मंत्रालय के अधीन आता है। और राष्ट्रीय महिला आयोग क्या महिला व बाल विकास मंत्रालय के अधीन आता है। तो आपने छांटना है कि इनमें क्या सम्मिलित नहीं है। इस प्रकार के ही प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। भारतीय संविधान से अंतर्राष्ट्रीय परिषद भी और क्षेत्रीय परिषदें भी गृह मंत्रालय के अधीन आती हैं, बिल्कुल सत्य है। और सीबीआई गृह मंत्रालय के अधीन नहीं आता है। बहुत अच्छा प्रश्न है कि सीबीआई जो है कार्मिक मंत्रालय के अधीन है, ध्यान रखना है, कार्मिक मंत्रालय। बड़ा अच्छा प्रश्न है, सीबीआई कार्मिक मंत्रालय के अधीन है। और आपका जो है राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग जो है वो महिला व बाल विकास मंत्रालय के अधीन है, बिल्कुल सत्य है। ध्यान रखना है, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी NIA, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी गृह मंत्रालय के अधीन आता है, गृह मंत्रालय के अधीन आता है, जबकि सीबीआई आता है कार्मिक मंत्रालय के अधीन। तो ये पॉइंट आपका गलत है। देखिए कितने कितने अच्छे प्रश्नों का संग्रह इस पीडीएफ में आपको मिल रहा है। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड संबंधित मंत्रालय है। बताइएगा, पिछली बार ही परीक्षा में पूछा गया था, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। कार्मिक मंत्रालय, महिला व बाल विकास मंत्रालय, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय या गृह मंत्रालय। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर है महिला व बाल विकास मंत्रालय। जी हाँ, महिला व बाल विकास मंत्रालय। चलिए जो है अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि जनता दल सरकार द्वारा 1975 के आपातकाल की परिस्थितियों की जांच करने के लिए किस आयोग की नियुक्ति की गई थी। बड़ा अच्छा प्रश्न है कि जनता दल सरकार द्वारा 1975 का जो आपातकाल लगा था इंदिरा गांधी जी के समय, राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद जी, और उसकी जांच के लिए जो है किस आयोग की नियुक्ति की गई थी। बड़ा अच्छा प्रश्न है। देखिए सारे अच्छे प्रश्न आपको मिलने वाले हैं, बस जो है लगातार प्रैक्टिस में बने रहिए। तो कोठारी आयोग था, शाह आयोग था, सरकारी आयोग था या मुखर्जी आयोग था। देखिए मुखर्जी आयोग का यदि आपने कहीं नाम सुना होगा तो मुखर्जी आयोग का नाम आता है आपका, वो आता है, मुखर्जी आयोग का नाम आता है आपका जब सुभाष चंद्र बोस, जी हाँ, सुभाष चंद्र बोस
उसकी जांच से संबंधित है, और मुखर्जी आयोग। कोठारी आयोग आपका शिक्षा संबंधित है, और सरकारी आयोग केंद्र व राज्य के जो है विवाद संबंधित है। और शाह आयोग, जी हाँ राइट आंसर है शाह आयोग। शाह आयोग के द्वारा ही उसकी जांच की गई थी आपातकाल की। तो बी आपका सही आंसर है। चलिए जो है अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई तथा केंद्रीय सतर्कता आयोग दोनों की स्थापना भ्रष्टाचार को रोकने हेतु किस समिति की सिफारिशों पर की गई थी। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है कि सीबीआई व केंद्रीय सतर्कता आयोग दोनों की स्थापना भ्रष्टाचार को रोकने हेतु किस समिति की सिफारिशों पर की गई थी। कृपलानी, गोरवाला, संधानम या बी आर मेहता। तो दोनों की स्थापना, जी हाँ केंद्रीय सतर्कता आयुक्त भी और सीबीआई भी, दोनों की स्थापना भ्रष्टाचार को रोकने हेतु संथानम समिति की सिफारिशों पर की गई थी। सीबीआई 1963 को शक्ति किस अधिनियम से मिलती है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को बताइएगा शक्ति किस अधिनियम से मिलती है। तो इस प्रकार का प्रश्न यदि परीक्षा में आए तो राइट आंसर है दिल्ली पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम 1946। जी हाँ दिल्ली पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम 1946 को जो है इसके अनुसार ही जो है इसको शक्ति मिलती है। दिल्ली पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम 1946। चलिए जो है लोकपाल, जी हाँ देखिए कितना अच्छा प्रश्न है लोकपाल संबंधित। लोकपाल तथा लोकायुक्त एक्ट जो है 2013, जी हाँ लोकपाल तथा लोकायुक्त एक्ट 2013 के अनुसार सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति करने वाली समिति में कौन शामिल नहीं है। सीबीआई के जो निदेशक की नियुक्ति होती है वो वर्तमान में लोकपाल तथा लोकायुक्त एक्ट 2013 के अनुसार होती है, ये भी आपने ध्यान रखना है। और बताइए इसमें कौन शामिल नहीं होता है। प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश, राज्यसभा विपक्ष का नेता या लोकसभा विपक्ष का नेता। तो ध्यान रखिए जब सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति होती है तो प्रधानमंत्री तो होते ही हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश भी होते हैं, और लोकसभा के विपक्ष के नेता भी होते हैं, राज्यसभा विपक्ष का नेता नहीं होता है। और ध्यान रखिए सीबीआई के जो है निदेशक की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, ये भी आपने ध्यान रखना है। केंद्र सरकार, जी हाँ केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है, और उस समिति में 3 सदस्य होते हैं, प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा विपक्ष का नेता। आइए जो है अगला प्रश्न पढ़ते हैं। और केंद्रीय सतर्कता आयोग में अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, जिसकी सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल है। देखिए ये समिति सारी इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसके बारे में पूछा है कि उसके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, जिसकी सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल है। जी हाँ सीवीसी के बारे में भी अलग से पूछा जाता है, बड़ा जो है सुर्खियों में रहता है केंद्रीय सतर्कता आयोग, प्रधानमंत्री, लोकसभा विपक्ष के नेता और केंद्रीय गृह मंत्री। जी हाँ ये सभी होते हैं, बिल्कुल सत्य है, ये सभी होते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग में। ठीक है देखिए ध्यान रखना है सीवीसी में और सीबीआई में कितना अंतर है। यहाँ आपके केंद्रीय गृह मंत्री हैं, जबकि सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति के लिए आपके मुख्य न्यायाधीश को लिया जाता है। किसको लिया जाता है, मुख्य न्यायाधीश को। सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, जबकि केंद्रीय सतर्कता आयोग दोनों जो है भ्रष्टाचार के लिए हैं, भ्रष्टाचार की जांच के लिए हैं, जबकि सीवीसी, जी हाँ उसकी नियुक्ति जो है उनके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करते हैं आपके राष्ट्रपति। चलिए जो है अगला प्रश्न, एक प्रश्न और समझ लीजिएगा। सीवीसी से संबंधित, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन से संबंधित असत्य कथन छांटे। अखिल भारतीय सेवा व केंद्र सरकार के समूह ए के सभी अधिकारी इसके जांच के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। सार्वजनिक बैंकों के प्राधिकारी इसके जो है क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। सीवीसी के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल, जी हाँ अध्यक्ष 1 होते हैं, जबकि 2 सदस्य होते हैं, मतलब टोटल संख्या है 3 का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष आयु है। देखिए जो सीवीसी है केंद्रीय सतर्कता आयोग के जो अध्यक्ष हैं वे सदस्य, इनका कार्यकाल सबसे इंपॉर्टेंट होता है परीक्षा के लिहाज से। ठीक है बहुत अच्छा प्रश्न पूछता है केंद्रीय सतर्कता आयोग। ठीक है और पहले कई एग्जामों में पीसीएस में भी और यूपीएसआई में कई बार जो है इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। तो पहला कथन भी आपका सत्य है,
समूह ए के सभी अधिकारियों की जांच क्षेत्र इसके अधिकार में आते हैं। सार्वजनिक बैंकों के प्राधिकारी इसके जो है क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं, मगर ये सत्य नहीं है, क्योंकि सीबीसी के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष और 65 वर्ष की आयु निर्धारित है। तो कृपया करके आप कार्यकाल को कहीं पर नोट कीजिएगा, क्योंकि ये कार्यकाल सबसे अधिक परीक्षा में पूछा जाता है। 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। भारत में सर्वप्रथम किस आयोग ने लोकपाल, जी हाँ, जिसे वर्तमान में ओम्बड्समैन कहा जाता है, के गठन का विचार रखा था? जी हाँ, लोकपाल को जो है केंद्र में जो पद है उसे लोकपाल कहा जाता है, राज्यों में जो पद है उसे लोकायुक्त कहा जाता है। और जो है सर्वप्रथम किसने जो है लोकपाल के गठन का विचार रखा था? बताइएगा, किसने जो है लोकपाल के गठन का विचार रखा था? कई ऑप्शन आपके पास में है। राइट आंसर है जी हाँ, मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में गठित भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग 1966। देखिए 1966 में लोकपाल के गठन का विचार रखा गया था, मगर कानून का निर्माण हुआ 2013 में। देखिए कितना अच्छा पॉइंट है, कानून का निर्माण हुआ लोकपाल का 2013 में, मगर इसका विचार रखा गया था 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में बने प्रशासनिक सुधार आयोग में। आइए जो है और महत्वपूर्ण प्रश्न को समझते हैं कि भारत में लोकपाल व लोकायुक्त की नियुक्ति का विचार कहाँ से लिया गया है। बहुत अच्छा प्रश्न है कि भारत में लोकपाल व लोकायुक्त की नियुक्ति का विचार कहाँ से लिया गया है। ब्रिटेन से, स्कैंडिनेवियाई देशों से, न्यूजीलैंड के पार्लियामेंट्री कमिश्नर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो बताइए कहाँ से लिया गया है। ठीक है, बड़ा अच्छा प्रश्न है। तो ध्यान रखना है, स्कैंडिनेवियाई देशों से भी लिया गया है और न्यूजीलैंड के पार्लियामेंट्री कमीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन से भी लिया गया है। तो दोनों सही हैं, ध्यान रखना। बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। स्कैंडिनेवियाई देशों में आपके स्वीडन आते हैं, जहां सबसे पहले जो है स्वीडन में ही जो है लोकपाल को जो है ओम्बड्समैन कहा जाता है। और न्यूजीलैंड का पार्लियामेंट्री कमीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वहां से भी जो है ये विचार लिया गया है। और लोकपाल के जो है दायरे से आपका न्यायपालिका बाहर है, वो सब जानते हैं कि न्यायपालिका लोकपाल के दायरे में नहीं है। आइए जो है अगला पॉइंट समझते हैं कि नागरिक शिकायतों के निवारण हेतु समाजवादी देशों जैसे रशिया, चीन और रोमानिया देशों ने किस प्रणाली को अपनाया है। बड़ा अच्छा प्रश्न है कि नागरिक शिकायतों के निवारण हेतु समाजवादी देशों ने किस प्रणाली को अपनाया है। ओम्बड्समैन प्रणाली आपका स्कैंडिनेवियाई देशों में है, जो उत्तरी ध्रुव पर है, स्वीडन, नॉर्वे वगैरह। तो ये तो प्रणाली वहां पर है। प्रशासनिक न्याय प्रणाली, प्रोक्यूटर, जिसे मुख्तार प्रणाली भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना है, ऑप्शन सी राइट आंसर है, मुख्तार प्रणाली, प्रोक्यूरेटर प्रणाली। और आइए जो है देखिए, सारे प्रश्न परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं, ठीक है। तो बड़ी गंभीरता से समझने की कोशिश कीजिएगा। 2009 से 2020 तक कोई भी आपके एग्जाम है, ठीक है, एनडीए का एग्जाम है, आपका यूपीएससी का एग्जाम है, पीसीएस का है, कोई भी आपका एसआई सब इंस्पेक्टर लेवल का एग्जाम है, तो 2009 से 2020 तक की जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, सभी के प्रश्नों का समावेश जो है आपके पास है। बस आप जो है समझते चलिएगा कैसे परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं। राजनेताओं और अपराधियों के बीच साठगांठ की जांच करने के लिए वर्ष 1993 में किस समिति का गठन किया गया था। तो बहुत अच्छा प्रश्न है कि राजनेताओं और अपराधियों के बीच साठगांठ की जांच करने के लिए 1993 में वोहरा समिति, जी हाँ, वोहरा समिति का गठन किया गया था। और आइए जो है भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी। देखिए किस आयोग ने जो है भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को ये कहा था कि इसे क्या कर दो, समाप्त कर दो। की सिफारिश की थी राजमन्नार आयोग के द्वारा। जी हाँ, राजमन्नार आयोग। चलिए जो है अगला प्रश्न पढ़ते हैं कि लोकपाल तथा लोकायुक्त एक्ट 2013 से संबंधित असत्य छांटे। इस कानून से संबंधित क्या असत्य है। लोकपाल का एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य होते हैं। 50% सदस्य न्यायिक सेवा और 50% सदस्य SC ST OBC अल्पसंख्यक व महिला से होते हैं। राष्ट्रपति चयन समिति की सिफारिश पर नियुक्ति करते हैं। चयन समिति में PM प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा विपक्ष नेता और गृह मंत्री शामिल होते हैं। बड़ा अच्छा प्रश्न है। जी हाँ, लोकपाल और लोकायुक्त 2000 एक्ट जो है 2013 संबंधित क्या असत्य है।
पहला पॉइंट भी सत्य है कि लोकपाल का एक अध्यक्ष व अधिकतम 8 सदस्य होते हैं। दूसरा पॉइंट भी सत्य है। तीसरा पॉइंट आपका राष्ट्रपति चयन समिति की सिफारिश पर नियुक्ति करते हैं। इनके जो है अध्यक्ष की नियुक्ति और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। मगर चयन समिति में जी हाँ प्रधानमंत्री भी होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष भी होते हैं, लोकसभा विपक्ष नेता भी होते हैं और गृह मंत्री के स्थान पर जी हाँ गृह मंत्री के स्थान पर आपके मुख्य न्यायाधीश होते हैं। गृह मंत्री के स्थान पर होते हैं आपके मुख्य न्यायाधीश। देखिए चयन समिति सभी की इम्पोर्टेंट है और सभी चयन समितियों कहीं पर आप विशेष प्रकार से अलग भी लिख सकते हैं और इसका रिवीजन कीजिएगा क्योंकि चयन समिति से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए सर्वप्रथम लोकायुक्त का गठन किस राज्य में किया गया था? लोकायुक्त जी हाँ राज्यों में होता है लोकायुक्त। तो सर्वप्रथम लोकायुक्त का गठन किस राज्य में किया गया था? राइट आंसर है महाराष्ट्र में किया गया था। ध्यान रखिए बड़ा अच्छा प्रश्न है। देखिए महाराष्ट्र में लोकायुक्त का गठन किया गया था 1971 में। मगर यदि प्रश्न इस प्रकार पूछ लिया जाए कि लोकायुक्त अधिनियम, जी हाँ लोकायुक्त अधिनियम बनाया था, कानून तो बनाया था सबसे पहले लोकायुक्त का 1970 में 1970 में उड़ीसा राज्य ने। मगर अब अपने यहाँ सर्वप्रथम लोकायुक्त का गठन करा था महाराष्ट्र ने। देखिए असमंजस वाला प्रश्न है मगर समझ लीजिएगा, यदि अधिनियम पूछा जाता है तो अधिनियम जो है पास किया था लोकायुक्त के लिए उड़ीसा ने, मगर यदि लोकायुक्त के गठन का विचार पूछा जाता है तो वो महाराष्ट्र ने। उड़ीसा ने कानून पहले बनाया था मगर काफ़ी वर्षों बाद जो है लोकायुक्त का गठन किया था, मगर लोकायुक्त का गठन सबसे पहले किया था किस राज्य ने? महाराष्ट्र राज्य ने। यदि उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का गठन पूछता है तो 1975 में लोकायुक्त का गठन किया गया था। और उत्तर प्रदेश में राज्य में लोकायुक्त का कार्यकाल बताइएगा। जी हाँ लोकायुक्त का कार्यकाल यदि उत्तर प्रदेश राज्य में आपसे पूछा जाता है तो कार्यकाल होता है 8 वर्ष का। 8 वर्ष का कार्यकाल होता है लोकायुक्त का किस राज्य में? उत्तर प्रदेश राज्य में। कथनों पर विचार करें। देखिए जितने भी प्रश्न अब शेष रह रहे हैं वे सभी जो है बहुत अच्छे लेवल के प्रश्न हैं, ठीक है, क्योंकि आयोग से जो है प्रश्न कैसे सोल्व होंगे, ठीक है। आगे आगे देखिए कितने अच्छे प्रश्न आपको मिलते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन, जी हाँ महिला आयोग के बारे में आप देखिए क्या जानते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 1992 में। महिला आयोग जो है राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत हुआ। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की पदेन सदस्य होती हैं। जयंती पटनायक के बाद वी मोहिनी गिरी अध्यक्ष बनी थी। अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है महिला आयोग को लेकर। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 1992 में हुआ था, बिल्कुल सही है, मगर उसका अधिनियम जो था वो 1990 का था। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की पदेन सदस्य होती हैं। जी हाँ ये पॉइंट भी आपका बिल्कुल सदस्य है, सत्य है, क्योंकि 7 पदेन सदस्य होते हैं। जी हाँ 7 पदेन सदस्य होते हैं मानवाधिकार आयोग में। जयंती पटनायक के बाद ये अब की बार प्रश्न पूछा भी गया था कि जयंती पटनायक जो है पहली राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष थी, मगर उसके बाद जो है वी मोहिनी गिरी, जी हाँ वी मोहिनी गिरी अध्यक्ष बनी थी। और अध्यक्ष का कार्यकाल, जी हाँ अध्यक्ष का कार्यकाल होता है 3 वर्ष का। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल यदि आपसे परीक्षा में पूछा जाए तो होता है 3 वर्ष का। तो ये लास्ट पॉइंट आपका गलत है। चलिए जो है देखिए अच्छे प्रश्न जो है सिलेक्ट करने के लिए आपको थोड़ा सा अच्छा ही पढ़ना पड़ता है। तो प्रश्न की वास्तविकता को समझिए, कितने अच्छे प्रश्न हैं। केंद्रीय सूचना आयोग, जी हाँ केंद्रीय सूचना आयोग जो है जिसका निर्माण हुआ था, जिसका गठन हुआ था 2005 में मुख्य आयुक्त व 10 सदस्यों की सिफारिश करने वाली चयन समिति में कौन शामिल नहीं है? ठीक है, केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य आयुक्त व 10 सदस्यों की सिफारिश करने वाली चयन समिति में कौन शामिल नहीं है? प्रधानमंत्री, लोकसभा विपक्ष का नेता, कैबिनेट मंत्री या मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, देखिए केंद्रीय सूचना आयोग अच्छा प्रश्न है। प्रधानमंत्री भी होते हैं, लोकसभा विपक्ष का नेता भी होता है और कैबिनेट मंत्री होता है, ध्यान रखिए, मगर मुख्य न्यायाधीश नहीं होते हैं केंद्रीय सूचना आयोग की चयन समिति में। आइए जो है अगले कुछ ही प्रश्न शेष बचे हैं, बस उनको भी समझते हैं। अनुच्छेद 338 के अंतर्गत जितने भी प्रश्न अब शेष बचे हैं वे सारे बहुत अच्छे प्रश्न हैं। अनुच्छेद 338 के अंतर्गत अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग कब अस्तित्व में आया? जी हाँ बताइएगा आप।
सभी जानते हैं कि अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जातियों के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन है। मगर बताइए किस अमेंडमेंट में, किस संविधान संशोधन में अस्तित्व में आया था? 42वें अमेंडमेंट में, 61वें में, 65वें में, 71वें संविधान संशोधन में? तो बहुत अच्छा प्रश्न है। राइट आंसर है 65वें संविधान संशोधन में। जी हाँ, 65वें संविधान संशोधन में अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग अस्तित्व में आया था। और अगला प्रश्न देखिए कितना खास है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, जी हाँ, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के संदर्भ में क्या सही है? देखिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, यदि आपने प्रश्न पढ़ लिया है तो सबसे ध्यान रखना, इस पीडीएफ में सबसे अच्छा प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको समझ लीजिएगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के संदर्भ में क्या सही है? 89वें संविधान संशोधन 2003 के तहत 338 के में जोड़ा गया। देखिए 338 में तो जो है, जब ये अमेंडमेंट हुआ था 65वां संविधान संशोधन, उसके तहत जोड़ा गया था। मगर एक अलग से संविधान संशोधन किया गया था 89वां संविधान संशोधन 2003 में, जहां अनुसूचित जनजाति आयोग को, केवल ध्यान रखना, जनजाति आयोग को 338 के में जोड़ा गया था। इसके अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। आप सोच कर बताइएगा कि क्या राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है? यह प्रतिवर्ष अपनी रिपोर्ट जनजाति मामलों के मंत्रालय को सौंपता है। ठीक है, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, देखिएगा। तो पहला पॉइंट तो बिल्कुल सत्य है। 89वां संविधान संशोधन स्पेशल अलग से जनजाति आयोग के लिए रखा गया था, जिसमें 338 के से जोड़ा गया, एक संवैधानिक दर्जा दिया गया था इस आयोग को। और इसके अध्यक्ष को, जी हाँ, ये भी पॉइंट आपका बिल्कुल सत्य है, इसके अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। और यह प्रतिवर्ष अपनी रिपोर्ट जनजाति मामलों के मंत्रालय को नहीं सौंपता है, यह अपनी रिपोर्ट सौंपता है देश के राष्ट्रपति जी को। जी हाँ, ये पॉइंट आपको समझना है, यह अपनी रिपोर्ट सौंपता है देश के राष्ट्रपति को। तो क्या सही है ये बताना था आपने। ए और बी आपके सही हैं, ए और बी आपके सही हैं। चलिए, जो है अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संदर्भ में सही कथन है। जी हाँ, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग ओबीसी को लेकर आप कितना जानते हो? आइए जो है आपकी तर्क शक्ति का पता लगता है। 102वें संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 338 के भाग 6 के अंतर्गत संवैधानिक दर्जा मिला। आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। तो बताइए क्या सत्य है? जी हाँ, दोनों ही कथन बिल्कुल आपके सत्य हैं कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एक संवैधानिक आयोग है, जिसे जो है 102वें संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 338 ख में रखा गया। ध्यान रखना है, 338 क में आपका जनजाति आयोग है, और उसका अमेंडमेंट भी ध्यान रखना है। ध्यान रखना है, 3 संशोधन आ चुके, पहला 65वां आया था, फिर 89वां संविधान संशोधन, अब 102वां संविधान संशोधन आपका आया है, और 338 ख। जी हाँ, परीक्षा वाला यहीं से जो है आपसे गलती करवा सकता है यदि आपने ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ा है। और ये आयोग भी अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है? राष्ट्रपति को सौंपता है। तो दोनों ही कथन आपके सत्य हैं। चलिए, जो है अगला पॉइंट समझते हैं। अनुच्छेद 280 के अंतर्गत, जी हाँ, वित्त आयोग, यदि आपने पढ़ा है कि वित्त आयोग 280 के अंतर्गत आता है, तो परीक्षा में जो है प्रश्न पूछा गया था कि वित्त आयोग क्या है? प्रशासनिक निकाय है, न्यायिक निकाय है, अर्ध न्यायिक निकाय है, या प्रभावशाली निकाय है? जी हाँ, बताइए वित्त आयोग क्या है? तो ध्यान रखना है कि वित्त आयोग जो है एक अर्ध न्यायिक निकाय है। वित्त आयोग एक अर्ध न्यायिक निकाय है, यह आपने ध्यान रखना है। वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है? जी हाँ, वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है? वित्त मंत्री को, संसद को, राष्ट्रपति को, या प्रधानमंत्री को? तो वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट सौंपता है देश के राष्ट्रपति को, और इन्हीं के द्वारा संसद के समक्ष रखा जाता है। मगर रिपोर्ट सौंपता है किसे? राष्ट्रपति को। ठीक है, अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए कि वित्त आयोग में कौन शामिल है? जी हाँ, वित्त आयोग में कौन शामिल है? तो आंसर है एक अध्यक्ष और 4 सदस्य। एक अध्यक्ष और 4 सदस्य। आइए, जो है अगले जो है 2 ही प्रश्न केवल शेष बचे हैं, उनको भी समझते हैं। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिशों को प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है?
ठीक है, बड़ा अच्छा प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिशों को प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 281। जी हाँ, अनुच्छेद 281 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक अनुच्छेद है, वो आपने ध्यान रखना है। चलिए जो है इस पीडीएफ का जो है इस मॉक टेस्ट का लास्ट प्रश्न देखते हैं, अंतिम प्रश्न देखते हैं। देखिए, यदि आपने अपना संविधान बहुत अच्छा करना है तो सभी के सभी मॉक टेस्ट जो है निकाल लीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, ठीक है। और सारे बहुत अच्छे लेवल के प्रश्न हैं, 2009 से 2020 तक के प्रश्न हैं, ठीक है। और कोई भी प्रश्न आपका परीक्षा में नहीं छूटेगा यदि आपने एक एक पॉइंट को अच्छी तरीके से समझा है। और आइए लास्ट प्रश्न को भी आप करते हैं। पहले वित्त आयोग, जी हाँ, असत्य कथन छांटना है। देखिए, इस पीडीएफ की जितने भी मॉक टेस्ट हैं उनकी सबसे खास विशेषता यही है जो इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। पहले वित्त आयोग का गठन 1951 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष केसी नियोगी बने। दूसरे अध्यक्ष जो है के संथानम बने। 15वें वित्त आयोग का गठन 2020 में हुआ, जिसके अध्यक्ष नंद किशोर सिंह जो है बने, जिनका कार्यकाल जो है 2021 से 2026 तक होगा। तो बताइए क्या ऐसा सत्य है, वित्त आयोग के बारे में आप क्या जानते हो? तो पहले वित्त आयोग का गठन 1951 में होता है, जिसके अध्यक्ष केसी नियोगी थे, बिल्कुल सत्य है। दूसरे अध्यक्ष के संथानम थे, जी हाँ, बिल्कुल सत्य है। और 15वें वित्त आयोग का गठन, जी हाँ, 15वें वित्त आयोग का गठन 2020 में नहीं हुआ था 2017 में। जी हाँ, 15वें वित्त आयोग का गठन, यदि केवल आपसे वर्ष पूछ लिया जाए, क्योंकि अभी कुछ परीक्षाओं में केवल 15वें वित्त आयोग का वर्ष ही पूछा गया था। 2017 में 15वें वित्त आयोग का गठन हुआ था। नंद किशोर सिंह NK सिंह जो है इसके अध्यक्ष हैं, और 2021 से 2026 तक का जो है इनका कार्यकाल है। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। आप जो है बस वीडियो को अंत में जो है कृपया लाइक भी करें और किसी ना किसी ग्रुप में शेयर भी करें यदि आपने जो है अच्छे जो है प्रश्न आपने लगे हैं। धन्यवाद।